Hello everyone, welcome back to our channel Learn with Nishman. Continuing our chapter 2, we are going to discuss section 11 and 12 today, right? Till 10 we have completed and section 11 and 12 come under the division relevancy of facts. So the very first section, section 11 says when facts not otherwise relevant but become relevant thereafter. So now, which are those facts which would otherwise not relevant? That is in section 6 to 55. First, if that fact is inconsistent, right बच्चे? अगर fact ही inconsistent हुआ तो वो fact क्या हुआ? Not that relevant, right? It cannot exist together. Inconsistent means impossible event. And next fact क्या होगा? Circumstances are such that one fact which is related to fact and issue or relevant fact is at most impossible due to that fact, not totally impossible though. ठीक है? Totally impossible नहीं है, but somewhere almost impossible. मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ बच्चे. क्या होता है मॉर्निंग में एक 10 AM राइट 10 AM पानीपत प्लेस पर एक क्राइम होता है राइट एंड द पर्सन हु seems to be offender of this crime proves that he was at Delhi. वो दिल्ली में था where at 9 AM. तो ये क्या हुआ? इट इज़ हाईली इम्प्रॉबेबल दो नॉट इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल तो नहीं होगा कि 9 बजे दिल्ली में है तो पानीपत में क्राइम 10 बजे हो रहा है. इतना इम्पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है बट इम्प्रॉबेबल है राइट. बट अगर वो ये प्रूव कर दे कि वो 9:30 पे दिल्ली था या 10 AM पे दिल्ली ही था तो परफेक्ट इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा. इनकंसिस्टेंट टोटली राइट. तो जब आप कोई भी फैक्ट को रिब्यूट करते हैं राइट या उस बात को देने के लिए कोई रेलिवेंट फैक्ट बताते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? प्लिया ऑफ अलीबी राइट. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, पे योर अटेंशन. प्लिया ऑफ अलीबी. सपोज आई विल गिव यू एग्जांपल A, B, C एंड D राइट. बच्चे 4 फ्रेंड्स हैं, इन्होंने X का मर्डर कर दिया. ओके all these facts which suggest that it is highly improbable that BCD committed crime is relevant. अब वो फैक्ट रेलिवेंट बन जाएंगे जो इस बात को रिवोक करें कि नहीं ये काम इन्होंने नहीं किया है. एनी फैक्ट सजेस्ट दैट BCD committed crime would be relevant. जैसे कि BCD बोल सकते हैं कि at the time when X was murdered we were in the separate room which was locked. राइट लॉक भी था तो ये बात क्या हो जाएगी? रेलिवेंट मानी जाएगी राइट. अगर ए ये प्रूव कर दे कि जिस टाइम एक्स का मर्डर हुआ था BCD उसी के साथ सो रहे थे तो ये भी क्या हो जाएगी? रेलिवेंट. प्ली ऑफ अली भी वो डिमांड कर रहा है कि देवर सेइंग द रॉन्ग थिंग. समझ में आ रहा है बच्चे? when any fact which was not otherwise relevant but due to some fact in issue or relevant fact it will become relevant. समझ में आया बच्चे? चार्ज अगेंस्ट A दैट ही किल्ड B. मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. A के ऊपर चार्ज है कि उसने B को मारा है. इफ ही प्रूव्स दैट B ने सुसाइड किया है तो यहाँ पर उसने क्या किया है? दीज 2 फैक्ट्स क्या हो जाएंगे? इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे क्योंकि अगर उसने सुसाइड किया तो मर्डर का क्वेश्चन उठता ही नहीं है. समझ में आ रहा है बच्चे? राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं. A ने B का मर्डर कर दिया बट ए यहाँ पर प्ली ऑफ अलीबी क्या दे रहा है? प्ली ऑफ अलीबी मीन्स वो अपने फेवर में क्या बात कह रहा है? दैट ही वॉज टोटली पैरालाइज्ड. टोटली पैरालाइज्ड हुआ तो मतलब वो कुछ भी एक्ट नहीं कर पाएगा. इट विल मेक इट हाईली इम्प्रॉबेबल. पैरालाइज्ड में थोड़ी इम्प्रॉबेबल है, चांसेस थोड़े होते हैं बट अगर उसने सुसाइड किया ये टोटली इनकंसिस्टेंट है. समझ में आया बच्चे? ए ने एलिगेशन लगाई. ए के ऊपर एलिगेशन है ऑफ फोर्जरी. फोर्जरी मीन्स फॉल्स सिग्नेचर किए हैं उसने बट ए प्लेयर देता है दैट ही इज इलिटरेट. उसको तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं. तो ये टोटली इनकंसिस्टेंट बात है. इनकंसिस्टेंट और इम्प्रॉबेबल में डिफरेंस पता लग रहा है बच्चे? इम्प्रॉबेबल में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मतलब लिटिल चांसेस होते हैं बट इनकंसिस्टेंट में तो कोई चांस होता ही नहीं है.
समझे? दीज फैक्ट्स में फॉल अंडर सेक्शन 9 ऑल्सो, बट इफ सम फैक्ट्स डजेंट फॉल, सेक्शन 9 में नहीं आते हैं, तो वो किस में आ जाएंगे? सेक्शन 11 में। अलीबी क्या कहते हैं बच्चे? अलीबी इज राइट, आप अपनी प्रेजेंस को कहीं और शो कर रहे हो, अन्यत्र उपस्थिति, राइट? फॉर एग्जाम्पल, when incident took place, I was present at such place that I cannot be present on the spot, right? जब इंसिडेंट हुआ, जैसे ये बता रहे पानीपत में, तो वो शो कर दे मैं उस टाइम पे दिल्ली या सम अदर पार्ट में थी, तो वो उस बात को टोटली रिवोक कर दे। समझ में आ रहा है बच्चे? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आवर सेक्शन 11। अलीबी में क्या होता है? इट में डिसमिस ऑल अदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। अगर आपने अलीबी में डिमांड कर दी और जितने भी बाकी एविडेंसेस होंगे वो वहीं के वहीं डिसमिस हो जाएंगे, राइट? बाय चांस अलीबी में ये ऑफेंस होता है और ये किसी एल्स की बात बताता है। सो एट एग्जैक्ट टाइम व्हेन द ऑफेंस वाज कमिटेड आई वाज एट सम अदर प्लेस, तो ये बात क्या हो जाएगी? इनकंसिस्टेंट। देखो पानीपत से दिल्ली 1 आवर का में वो दिखा रहा है, ये बात लिटिल टोटली इनकंसिस्टेंट तो है नहीं, क्योंकि 1 आवर में पहुंचना टफ है बट इम्पॉसिबल नहीं है, राइट? सो इट इज पॉसिबल बट हाईली इम्प्रोबेबल। सर्कमस्टांसेस देखने पड़ेंगे, उस दिन डे क्या था, हाउ मच ट्रैफिक वॉज देयर, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखने पड़ेंगे, यू नो, आई विटनेस, कन्फेशन, फिंगरप्रिंट। तो अगर प्रूव हो जाएगा तो ये बात प्रूव हो जाएगी। इफ स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आर देयर, कोर्ट विल टुक at alibi with suspicion. Court will make an effort to see whether the plea of alibi is demanding valid or not. जो plea of alibi को यूज कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा, कोर्ट को देखना होता है कि क्या वो सही में मांग रहे हैं और दे आर जस्ट मिसयूजिंग इट। ऑलराइट, अब आ जाइए बच्चे सेक्शन 12 पे। सेक्शन 12 इंडियन एविडेंस एक्ट का क्या बात कहता है? दैट इन सूट्स फॉर डैमेजेस फैक्ट स्टैंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर ऑल्सो रेलिवेंट। जो फैक्ट्स अमाउंट डिसाइड करने में भी हेल्प करते हैं किसी भी फैक्ट से रिलेटेड, वो भी रेलिवेंट होते हैं, राइट बच्चे? लाइक सेक्शन 12, लेकिन एक चीज याद रखना, सेक्शन 12 इज ओनली इन सिविल सूट्स, राइट? In a suit where court has to determine the quantum of damages, you know, amount of damage कितना बनता है, वो भी relevant होते हैं। Any fact which will help the court to determine the quantum, it is relevant, right? For example, ध्यान से देखिएगा, A and B हैं बच्चे, 2 friends हैं, right? They came into agreement, entered, and there was a common reasonable foresight. दोनों ने एक डिसाइड किया दैट इफ देयर इज अ ब्रीच, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगा, देन दिस अमाउंट विल बी क्वांटम ऑफ लॉस, सो दैट एग्रीमेंट, यू नो, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, ये सब क्या हो जाएगा? रीजनेबल हो जाएगा। जो भी उन्होंने वो क्वांटम डिसाइड किया है वो एक रेलिवेंट एविडेंस है। ओके, अब कोई टॉर्ट होता है, राइट? सिविल सूट्स होते हैं ना बच्चे, कोई टॉर्ट हुआ तो A had assaulted B। एग्जाम्पल देखिएगा, A ने B को असॉल्ट किया, यहाँ पर क्या हुआ? B की लॉस ऑफ रेपुटेशन हुई, इंजरी कोज्ड, मेंटल या फिजिकल कोई भी इंजरी, मेडिकल एक्सपेंसेस हुए फिर B के, राइट? ये सब क्या होंगे? देखो टॉर्ट था जिसमें A ने B को असॉल्ट किया, तो उसमें क्या क्या रीजन आए? रेपुटेशन लॉस हुई बच्चे, राइट? इंजरी कोज हुई B को, देन लॉस ऑफ दिस मेडिकल एक्सपेंसेस हुए। तो ये तीनों चीज क्या करेंगी? क्वांटम को इंक्रीज कर रही हैं, डैमेजेस को बढ़ा रही हैं, राइट? कोर्ट डैमेजेस को बढ़ाए हुए रीजंस भी देखती हैं और जो डैमेजेस को कम करती हैं वो भी रीजन देखती हैं। कम कैसे? लाइक बीज कंडक्ट, शायद बी ने ही कुछ ऐसा काम किया होगा जिससे ए ने प्रोवोक होकर उसको असॉल्ट किया, तो वो एक्ट बी का उस अमाउंट को डिक्रीज करेगा, वो भी रेलिवेंट होगा। समझ में आ रहा है बच्चे? राइट? तो हम इंक्रीज अमाउंट्स वाले भी यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटम ऑफ डैमेज, we are neither saying increase in damages or decrease. So whatever the reasons which are going to increase damages or decrease, we both count. एक और आप एग्जाम्पल देखिए, A promise to B,
लाइक प्रॉमिस किस चीज का करता है? टू मैरी, कि मैं तुमसे शादी करूंगा. नाउ बी कैन फाइल अ सूट क्लेमिंग डैमेजेस एज प्रॉमिस टू मैरी इज अ प्रॉमिस एनफोर्सिएबल बाय लॉ. अगर प्रॉमिस किया है तो ये वो डैमेज कर सकती है. पर डैमेजेस के लिए कोर्ट क्या क्या बातें देखेगी? फर्स्ट, इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ है जो बी को, सुसाइटल स्टिग्मा जो उस पर लगा है, एक्सपेंसेस मेड बाय बीज फैमिली, बी की फैमिली ने जो जो खर्चा किया उसकी शादी की तैयारी के लिए, बाद में बी फॉल इल ड्यू टू दैट, देन इलनेस ट्रीटमेंट जो जो आए. राइट बच्चे? सो ये सब क्या फैक्ट्स हुए? एग्रेवेटिंग फैक्ट्स. ऑल दिस विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन इन डिटरमाइनिंग द क्वांटम ऑफ चार्जेस. ये सब इंक्रीज करेंगे. बट हम ये भी देखें क्या कोई बी का एक्ट था जिससे डैमेज डाउन हो रहे हैं? लाइक बी का कोई फॉल्ट रहा है खुद का, ऑन फॉल्ट, राइट? तो ये फैक्टर मिटिगेटिंग फैक्टर होगा, ये क्वांटम को डिक्रीज करेगा, ये अमाउंट को डिक्रीज करेगा. सो कोर्ट विल पे इनटू कंसीडरेशन ऑल द फैक्टर्स विच ईदर इंक्रीज और डिक्रीज. राइट बच्चे? आपका जैसे एक डीजेएस में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में. ए इन कोल्ड वेदर वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, राइट? इलेक्ट्रिक वायर फॉल अपॉन हिम, ही गॉट इलेक्ट्रिक्यूटेड एंड डाइड. करंट लगने से उसकी मौत हो गई, मौसम खराब था. सो इट वॉज अ नॉर्मल वेदर. ठीक है, अगर नॉर्मल वेदर होता तो शायद क्लेम नहीं होता. अब यहाँ पर क्या क्या उसके डैमेज, कोर्ट क्या क्या डैमेजेस कंसीडर करेंगी? फर्स्ट, पर्सन हु आर डिपेंडेंट ऑन हिम, उसकी अर्निंग कैपेसिटी, एक्चुअल एज, पॉसिबल इंक्रीमेंट्स, कोई उसको इंक्रीमेंट मिलने वाला हो, उसका मेंटल ट्रोमा टू फैमिली जो मिला है, एक्सपेंसेस ऑन क्रीमेशन, सोसाइटल नेग्लिजेंस, तो ये सब क्या करेंगे बच्चे? इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू हिज क्वांटम ऑफ अमाउंट में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, इंक्रीज करेंगे. बट इफ कोई ए का ही फॉल्ट रहा है जब वो बैड वेदर में चल रहा था, तो वो उस क्वांटम को डिक्रीज करेंगे. लाइक नेग्लिजेंस बाय ए, साइन फॉर नॉट स्टैंडिंग देयर, वहां पर खड़े होने का साइन था, उसने वो नहीं देखा. ओके, वायर स्पार्किंग, स्टिल ही वॉज वॉकिंग, राइट? सो ऑल दीज विल डिक्रीज इट्स अमाउंट. तो आपको हर फैक्टर को चेक करना पड़ेगा, राइट? अब बच्चे जो हमने ए और बी का एग्जाम्पल लिया था जिसमें ए बी को असॉल्ट करता है, राइट? बी को तो डैमेजेस मिल जाएंगे. क्या कोर्ट डिफेंडेंट के भी चार्जेस को कंसीडर करते हैं? डिफेंडेंट मीन्स हेयर इज ए. क्या ए की पेइंग कैपेसिटी को चेक किया जाएगा? नो. So what our court says is that defendant's paying capacity is not a factor. It's only to be seen that how much loss the victim suffered, and quantum of damages will be decided accordingly, right? So this is all about your section 11 and 12. In 11 we discussed there are some factors which though not relevant but become relevant if they are related to factor issue. And in 12 we talk about a certain amount, determining the amount by courts is also relevant factor. All these contribute to relevancy of facts. Stay tuned for the next video. We are going to cover the next section. Till then, goodbye.